नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको पुष्पा फेम अलू अर्जुन की गिरफ्तारी पर शुरू हुआ क्लेश दिखाएंगे। आज अलू अर्जुन को 4 दिसंबर को हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के केस में पहले जेल भेजा गया, फिर जमानत मिल गई। लेकिन फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या पुष्पा को झुकाने की स्क्रिप्ट लिखी गई। फिर आपको संसद वाला क्लेश दिखाएंगे। आज सदन में अपनी पहली स्पीच में प्रियंका गांधी ने कैसे इंडिया गठबंधन की ओर से ओपनिंग की, संविधान पर मोदी सरकार के विरुद्ध कई कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन राजनाथ की ओर से भी विपक्ष पर संविधान वाले कई कटाक्ष किए गए। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा का तापमान भी आज ज्यादा दर्ज किया गया और इस सियासी जंग में आमने सामने थे सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आज इन दोनों खबरों पर हमने न्यूज मित्रों के लिए शुद्ध सियासी कुंजी तैयार की है। वैसे आज संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द पर भी चर्चा हुई है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और भारत सरकार से सवाल किए। विदेश मंत्री ने जवाब दिया, हिंदुओं पर हमले के इस मामले को यूनुस सरकार के समक्ष उठाया गया है और एक्शन भी लेने को कहा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी मिशन महाकुंभ के तहत प्रयागराज पहुंचे। पीएम ने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया, 5,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया और कहा, यह महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। एक बड़ी खबर अतुल सुभाष सुसाइड केस पर भी। आज बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के घर पहुंची थी, जहां वो नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने निकिता के घर पर नोटिस चिपका दिया। जल्द अतुल के ससुराल वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो सकती है। और सत्ता में आज खबर आपकी सेहत की सत्ता से भी जुड़ी हुई है। 4 कुकिंग ऑयल ऐसे हैं जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है। एक नई रिसर्च में यह डराने वाला दावा किया गया है। वो 4 कुकिंग ऑयल कौन से हैं? कहीं आप भी उनका इस्तेमाल तो नहीं करते? इसकी लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। सत्ता में आज सबसे पहले उस पुष्पा की बात जिसने 70 mm के बड़े पर्दे पर अपने डायलॉग, एक्शन और एक्टिंग से भले ही गदर मचा दिया हो, लेकिन रियल लाइफ में आज पुष्पा के साथ जो कुछ हुआ उस पर सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक गदर मच गया। और अब ये सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या अलू अर्जुन को आज सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, या फिर पुष्पा फेम अलू अर्जुन को झुकाने की स्क्रिप्ट लिखी गई? दरअसल अपनी फिल्म के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के केस में आज पुष्पा के एक्टर अलू अर्जुन को पहले हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया, फिर नामपल्ली कोर्ट में पेशी हुई और अदालत से जो फैसला आया उससे अलू अर्जुन के फैंस को तगड़ा शॉक लगा, क्योंकि लोअर कोर्ट ने अलू अर्जुन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। हालांकि बाद में उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन ये खबर यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से इस खबर में कई सवाल शुरू होते हैं और इन सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट अलू अर्जुन के फैंस के मन में है। सवाल ये, थिएटर के बाहर जो भगदड़ हुई उसके लिए अलू अर्जुन कैसे जिम्मेदार हो गए? सवाल यह भी कि भगदड़ के दौरान जिस महिला की जान गई उसकी मौत की जिम्मेदारी अलू अर्जुन पर कैसे आ सकती है? और सवाल यह भी है कि क्या अलू अर्जुन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है? क्या आपको दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में हुआ अग्निकांड याद है, जब थिएटर में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी और उसी दौरान थिएटर में आग लग गई थी, 59 लोग मारे गए थे? क्या उसके लिए बॉर्डर फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था? और क्या ये सही होता? इस वर्ष 2 जुलाई को हाथरस में हुआ हादसा तो आपको याद होगा, जब भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी और 121 लोग मारे गए थे। क्या उसमें नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया गया था? और तो और जो FIR दर्ज की गई थी उसमें बाबा का नाम तक नहीं था। हमारे देश में नेताओं की रैली होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। किसी रैली में भगदड़ की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो किसी की बदइंतजामी की वजह से जान चली जाती है। क्या ऐसे में किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या ये जायज होगा? इसीलिए यह प्रश्न तो बनता ही है कि अगर 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान अलू अर्जुन अचानक पहुंचे, उनके साथ फोटो खिंचाने और उन्हें देखने के लिए भीड़ दौड़ी और उसमें एक महिला की जान चली गई, तो क्या इसके लिए अलू अर्जुन को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल भेजना सही है? या जिम्मेदार वो पुलिस, प्रशासन और वो मैनेजमेंट टीम है जो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाई?
आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई तो वहां भी फैंस की भीड़ पहुंच गई। लोग अल्लू अर्जुन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए भागने लगे। अब बताइए, अगर वहां भगदड़ मच जाती और किसी की जान चली जाती तो क्या इसके लिए भी अल्लू अर्जुन पर एक नया केस दर्ज कर दिया जाता? वैसे यहां पर यह समझने की जरूरत है कि आखिर बात अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी तक पहुंची कैसे। दरअसल जिस महिला की मौत उस भगदड़ में हुई उसने परिवार की ओर से पुलिस में एफआईआर कराई गई थी और इस एफआईआर में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हालांकि आज जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो उस मृतक महिला के पति ने कहा कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी पत्नी की मौत से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. वैसे 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई इस घटना का पता जब अल्लू अर्जुन को चला था तो उन्होंने उस वक्त भी इस पर दुख जताया था, पीड़ित परिवार से माफी मांगी थी, साथ ही मुआवजे और इलाज का भी वादा किया था। अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवार को मदद के तौर पर 25 लाख रुपए भी दिए थे। हम आपको उनका वो वीडियो भी दिखाते हैं। I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture and I'll be there for them. వాళ్ళకి ఏ kind of support కావాలన్నా కూడా we'll try to be there as much as possible. We'd like to take care of it and keep you comfortable at this hour. ఎందుకంటే we understand it's a very difficult time for the family to deal with and we'd like to do all the things to support you at this hour. अल्लू अर्जुन इस मामले में पहले गिरफ्तार हुए और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब उनकी गिरफ्तारी वाले इस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई अभिनेताओं ने भी अल्लू अर्जुन का समर्थन किया है। साउथ के सुपरस्टार और उनके फूफा चिरंजीवी तो उनकी शूटिंग बीच में छोड़कर तुरंत अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। उनके दूसरे फूफा और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी अपना आधिकारिक दौरा छोड़कर अल्लू अर्जुन के घर रवाना हुए। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का समर्थन करने वालों में बॉलीवुड के एक्टर वरुण धवन भी हैं, जिनका कहना है कि हर जगह सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी है लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर नहीं डाली जा सकती। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। चलिए अब शुद्ध राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें आज आकर्षण का केंद्र संसद था। संसद के दोनों सदन आज अलग अलग मोड में थे। राज्यसभा वाइब्रेशन यानी कंपन वाले मोड में था, जहां हंगामा, आरोप और एक दूसरे के प्रति कटुता की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी, जबकि लोकसभा थोड़ा म्यूजिकल मोड में था, जहां संविधान पर लय युद्ध तरीके से चल रहा था। विरोधियों पर कटाक्ष भी हो रहे थे लेकिन उसमें संयम और शालीनता पर्याप्त मात्रा में थी। राजनीति की संसद वाली कुंजी में आज इन्हीं दोनों खबरों पर विस्तृत खबरें होंगी, जिसकी शुरुआत राज्यसभा से करते हैं, जहां फायर बहुत ज्यादा था। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप किसान के बेटे हों तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं? वैसे विपक्षी सांसदों ने आज फिर से आरोप लगाया कि जब वो बोल रहे थे कैमरा सभापति की तरफ था, ना कि उस वक्त उनकी तरफ। कांग्रेस का इतिहास है
नहीं देती है। हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा, मैं खुद तुमसे भी ज्यादा देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के the chairman who is not respecting me, how can I respect him? You are वैसे इस तीखी झड़प के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन अंदर हुई ये झड़प बाहर भी आ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर अपमान वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सदन नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा है। he is not respecting me. आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। जब स्वयं चेयर की तरफ से नियमों का पालन नहीं हो रहा है, फिर चेयरमैन साहब से हम क्या उम्मीद करें? जिनकी तारीफ आपको पसंद है, संवैधानिक जो पीठ है उस पर इस प्रकार की चर्चा खुलेआम ट्विटर पर करना, बाहर बयान देना, धरना देना, सभापति का मुखौटा लगा के सभापति की मिमिक्री करके उनका अपमान करना, ये निश्चित रूप में एक किसान का, एक पिछड़े व्यक्ति का, एक विधि वेत्ता का ये अपमान है। दलित के बेटे, एक मजदूर के बेटे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में गालियां दे दे के चीख के अपमानित किया, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। राज्यसभा के सदस्यों को मालूम ही नहीं है। अब आप मीडिया के माध्यम से संसद के बाहर जाकर के अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इस सभी राज्यसभा के सदस्यों का एक तरीके से विशेषाधिकार जो है उसका हनन है। ये खुलेआम एक लोकतंत्र की हत्या जैसा लगता है हमें कि आप जो चेयर पे बैठते हैं उनको दोनों पक्षों के साथ इक्वली व्यवहार करना चाहिए, ना कि बायस्ड होकर करना चाहिए। जगदीप धनखड़ 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये उनके कार्यकाल का तीसरा साल है, लेकिन ये दूसरी बार है जब विपक्ष उन पर अविश्वास जता रहा है। इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन सदन के स्थगित हो जाने के कारण ये हो नहीं पाया था। तब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई थी। वैसे 72 वर्ष में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो भी तब जब देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। राज्यसभा के बाद अब संसद के दूसरे सदन यानी लोकसभा में चलते हैं, जहां सभापति पर तो नहीं लेकिन सरकार पर बहुत ज्यादा विश्वास है। और अपनी इसी चिंता को जताने के लिए विपक्ष ने संविधान पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था और आज उस चर्चा का पहला दिन था। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और विपक्ष की तरफ से पहली बार सांसद बनी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की। लोकसभा में आज प्रियंका गांधी का पहला भाषण था। सदन की चौथी पंक्ति में बैठी प्रियंका जब बोलने के लिए उठी तो राहुल गांधी समेत विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने मेज थपथपाकर उनका अभिवादन किया।
प्रियंका अपने भाषण की शुरुआत से ही लय में दिखी। अपने पहले के लिए उनकी तैयारी भी खास थी। भाषण का पूरा नोट तैयार था, जिसे जरूरत पड़ने पर वो देख भी रही थी। उनके भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में मौजूद थे। प्रियंका का पहला भाषण 32 मिनट का था। इन 32 मिनटों में वो सरकार पर तीखे हमले करती रही। उनके हमलों में केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी रहे, जिसमें ज्यादातर जगहों पर उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आज के राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं जाते हैं। 15 दिनों में पीएम सिर्फ 10 मिनट के लिए संसद आए। ये भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं है। देश कायरों के हाथों में ज्यादा दिन कभी नहीं रहा है। ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। प्रियंका गांधी के भाषण से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 66 मिनट का लंबा भाषण दिया। उनके भाषण का ज्यादातर हिस्सा संविधान और पहले की सरकारों में संविधान पर हुए हमले पर आधारित था। उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में कैसे संविधान का मजाक उड़ा, ये सब डिटेल में बताया। राजनाथ सिंह ने यह आरोप लगाया कि एक पार्टी ने संविधान के निर्माण को हाईजैक करने की कोशिश की। विपक्ष के नेता संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं और सच भी यही है कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को तहस नहस किया। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के भाषण पर सबका ध्यान था। उसमें भी प्रियंका गांधी के भाषण की ज्यादा चर्चा है, क्योंकि संसद में ये उनका पहला भाषण था। राहुल गांधी ने भी आज अपनी बहन प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका का भाषण स्वयं उनके पहले भाषण से काफी अच्छा था। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। तब से कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। आज का राजा भेष तो बदलते हैं, आज के राजा शौक तो है उनको
भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे नंबर पर भाषण देने आए। अखिलेश यादव के भाषण का ज्यादातर हिस्सा यूपी के संदर्भ में था। अगर अखिलेश यादव के भाषण के की वर्ड्स को समझने की कोशिश करें तो पीडीए का समीकरण, ईडी की जांच, सियासी डबल इंजन का जिक्र, जातीय जनगणना, फर्जी एनकाउंटर पर सवाल थे उनके इस भाषण में। हालांकि अखिलेश के कुछ ही देर बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तो हमला किया ही, अखिलेश यादव भी उनके टारगेट पर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर प्रस्ताव लाने की मांग की थी तो वो चुप थे और अब इसे मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच अखिलेश यादव ने मैनपुरी के सांसद रहे कवि उदय प्रताप सिंह की एक कविता पढ़ी, जिसकी शुरुआती पंक्ति है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें, हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। अखिलेश जी गवाह हैं। INDI की मीटिंग हो रही थी बम्बई में, मैं बेंगलुरु में सवाल उठा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है, ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नारा और अपने फायदे के लिए नारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको कभी खुलासा करना चाहिए। हम चुनौती देते हैं, ये प्रस्ताव आया, मुंह में पट्टी बांध के, मुंह में टेप लगा के क्यों खड़े थे, यह आपको बताना चाहिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। संविधान पर चर्चा का आज राउंड 1 था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ओपनर्स ने अपने अपने दलों के लिए अच्छे संवैधानिक शॉट्स लगाए, जिसके कारण कई बार बॉल बाउंड्री के पार भी गई। हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच पहला दिन अच्छा रहा। संविधान की पिच पर यह मुकाबला 2 दिनों का है। अब कल का दिन ही तय करेगा कि संविधान पर चर्चा के इस मैच में कौन किस पर भारी पड़ा। बहस का यह मैच भले ही कोई पक्ष जीते, लेकिन संविधान के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। सत्ता में अब सेहत से जुड़ी चिंता की खबर भी देख लेते हैं। अमेरिका में हुए एक नए रिसर्च में कुछ खास बीजों से बने कुकिंग ऑयल को लेकर कैंसर के खतरे का अलार्म बजा दिया गया है। अमेरिका के हेल्थ जर्नल गट में प्रकाशित हुए रिसर्च के मुताबिक सूरजमुखी, अंगूर के बीज, कैनोला और मक्का से बना तेल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और ये कोलन कैंसर की वजह बन सकता है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि इन बीजों से बने कुकिंग ऑयल की वजह से कैंसर तेजी से फैलता है। साथ ही शरीर में कैंसर से लड़ने की क्षमता भी तेजी से कम हो जाती है। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि युवाओं के इस तरह के कैंसर का शिकार होने की ज्यादा आशंका है। जिन मरीजों पर रिसर्च हुई उनमें बायोएक्टिव लिपिड्स का स्तर ज्यादा मिला। ये लिपिड्स 4 तरह के तेलों के इस्तेमाल की वजह से बढ़ते हैं और इनकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन बढ़ती है और ये सारे कारण आगे चलकर कोलन कैंसर की वजह बन सकते हैं। हालांकि यहाँ हम ये बात साफ कर दें कि ये रिसर्च सिर्फ 4 तरह के कुकिंग ऑयल पर ही हुई है।
लगभग 80-85 लोगों के कोलोन कैंसर के सैंपल्स को उन्होंने एनालाइज किया एंड दे फाउंड आउट कि लगभग सभी में उनको एक तरह के लिपिड के जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिले और वो सारे लिपिड्स जो हैं वो ओमेगा 6 फैटी एसिड रिच ऑयल थे, जो सनफ्लावर ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, पाम ऑयल हो, तो नॉर्मली जो सीड ऑयल घर में यूज़ होते हैं वो वाले थे। कोई भी तेल सीधे यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको एक आरबीडी नाम की प्रोसेस होती है जिसमें उसे रिफाइन करते हैं, ब्लीच करते हैं, डीऑड्राइज करते हैं, तब जाके हम उसे यूज़ कर पाते हैं। बट इस पूरी प्रोसेस में यदि वो ठीक से नहीं हुई है और बहुत हद तक कुछ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट उसमें बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होने लगे। कुछ ऑयल्स जो नॉर्मली सेफ़ माने जाते हैं वो हैं ओलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल या हमारा देसी घी और कुछ हद तक कोकोनट ऑयल भी। और अब हथियारों की सत्ता की बात करते हैं और आपको हिंदुस्तान की सैन्य सत्ता वाला शुभ समाचार देते हैं, जिसमें भारतीय सेना के अदम्य साहस, उसकी बढ़ती हुई शक्ति वाले प्रमाण हैं। लेकिन दुश्मन के लिए तनाव ही तनाव है। इन शुभ समाचार का केंद्र 4 ऐसे घातक हथियार हैं जो भारतीय सेना में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं और कुछ पहले से हिंदुस्तान के जंगी बेड़ा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है जोरावर टैंक, दूसरा हथियार है सुखोई 30 MKI, फिर K9 हॉवित्जर तोप की बात करेंगे और फिर पहाड़ों में सेना के ऑल टेरेन व्हीकल का शौर्य आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको भारत की जोरावर शक्ति से मिलवाते हैं, जिसकी नई वीडियो झलक से दुश्मन डरा तो होगा। भारतीय सेना के लिए बनाए गए जोरावर लाइट टैंक का ट्रायल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चल रहा है, जिसका धुआंधार वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस टैंक से अलग अलग रेंज के टारगेट्स पर गोले दागे गए, फायरिंग की गई और ये सभी टेस्ट सफल रहे। जोरावर लाइट टैंक का ये ट्रायल इस महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। जोरावर को पंजाबी भाषा में बहादुर कहा जाता है। इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के समय कैलाश मानसरोवर के हालात का जायजा लिया था। वैसे भारत पहले ऐसे टैंक रूस से खरीदता रहा है, लेकिन बाद में इसे देश में बनाने का फैसला लिया गया। जोरावर लाइट टैंक की सबसे खास बात यह है कि ये बेहद हल्का है और इसका वजन 25 टन है। क्योंकि ये T-72 या T-90 टैंक जैसा भारी भरकम नहीं है, इसलिए इसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा सकता है और आसानी से किसी भी बॉर्डर तक इसे पहुंचाया जा सकता है। वैसे ये खुद भी पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई करने में बहुत कारगर है, फिर चाहे 42 डिग्री की चढ़ाई हो या 10 डिग्री की ढलान, इसे कहीं भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस टैंक की अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जोरावर टैंक लेजर, मशीन गन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की शक्ति भी है। इसके अलावा इस टैंक की विशेष बात यह है कि फिर चाहे जमीन हो या पानी, जोरावर कहीं भी चल सकता है। क्योंकि ये टैंक पूरी तरह से बख्तरबंद है, इसलिए बड़े बड़े हथियारों का असर इस पर नहीं होगा। लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर भारत को जोरावर टैंक की जरूरत क्यों है। दरअसल इसे चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के पास ऐसे 500 टैंक हैं जिनकी लंबाई 30 फीट है और ये वजन में बिल्कुल हल्के हैं। लेकिन अब उनका जवाब देने के लिए भारत के 354 जोरावर टैंक भी आ रहे हैं। चीन ने LAC के पास जो टैंक तैनात किए हैं उनका वजन 33 से 36 टन के बीच है, लेकिन भारत के जोरावर टैंक का वजन 25 टन ही है। जिस तरह चीन के हल्के टैंक को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, वैसे ही जोरावर को भी हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये कि जोरावर ही अब LAC पर चीन की साजिशों का इलाज करेगा। यहाँ पे कमी महसूस की गई थी गलवान के समय में एक लाइट टैंक की, जो कि लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड में चाइना का मुकाबला कर सकती। चाइना का मुकाबला करने के लिए तब एक डेवलप किया गया, प्लान बनाया गया एक लाइट टैंक बनाने का। बहादुर जोरावर जो कि लद्दाख, गिलगिट, तिब्बत तक जिन्होंने जीत हासिल की, वही नाम जिसके नाम से थर्राते थे वहाँ पे लोग, वो नाम का टैंक अब दोबारा वहाँ पर आ रहा है, जिसके वजह से जो माउंटेनस एरियाज में जो हम लोग की जो लड़ाई होती है, चाइना के पास भी एक लाइट टैंक है उधर, और जिस तरह से हम लोग का जो फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी भी उससे हम लोग का बहुत इंक्रीज हो जाएगा।
तो इसलिए जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया के तहत जो हम लोग का फिर कहीं डिपेंडेंसी भी नहीं होगा दूसरे देश पर, तो ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अहम गेम चेंजर होगा जोरावर लाइट टैंक। ये टैंक जो चाइना का ZTQ 15 टैंक का जवाब है। ZTQ 35 टन है, ये 25 टन है। मोबिलिटी चाहिए इसको, प्रोटेक्शन हमें मिलेगी। एक गन है इसके, मेन गन है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। बहुत ही ताकतवर टैंक आ रहा है जो एक रिएक्टिव आर्मर है, यानी कि यदि कोई इसकी तरफ मिसाइल या कोई फायर होता है तो ये प्लेट उसको टैंक की मेन बॉडी को बचाने में सक्षम है। और सत्ता में अब हथियारों वाली दूसरी कुंजी, जिसका केंद्र है ऑल टेरेन व्हीकल। लद्दाख समेत पूरे LAC का इलाका बर्फ की चादर से ढक चुका है। इसलिए भारतीय सेना के सामने अब जिनपिंग की आर्मी के साथ साथ पेट्रोलिंग वाला चैलेंज भी है। लेकिन इसी चुनौती के बीच भारत के लिए एक शुभ समाचार आया है। दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए सेना अब LAC पर पेट्रोलिंग करने के लिए लेकर आई है ATV, यानी ऑल टेरेन व्हीकल। सेना के जवान अब LAC पर ATV से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ATV पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर कश्मीर की घाटी तक हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में चल सकती है। अब उबड़ खाबड़ रास्ते, ऊंचे पहाड़ भी इसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए अब LAC पर चीन की साजिशों पर ब्रेक लगाना बहुत आसान हो गया है। अब बर्फीले पहाड़ों में भी पेट्रोलिंग करने वाला ये ऑल टेरेन व्हीकल हर चाइनीज चाल को रोकने में मददगार होगा, क्योंकि अब LAC पर ऑल टेरेन व्हीकल से ही भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस ATV की खास बात यह है कि ये बर्फीले रास्तों में भी दौड़ सकती है और राजस्थान के रेगिस्तान में भी। ये गाड़ियां कम वजन और हाई मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। मतलब अब -डिग्री के टेम्परेचर में भी बर्फीले पहाड़ों में भारत का ये बाहुबली अपना दम दिखा रहा है। ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि किसी प्रकार के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बर्फ पे चलने में ये सक्षम है। और जो ट्रैक व्हीकल है जिसके ऊपर बैठ के पेट्रोलिंग की जा सकती है और कहीं भी जाया जा सकता है। वाकई में जो हमारी जो लड़ाई की क्षमता में ये काफ़ी इजाफा करेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। इलाके पर हम नज़र रख सकेंगे। तो ये पेट्रोलिंग करना बड़ा जरूरी है ताकि चीन की सेना पर हमेशा नजर बनाई रखे और हम लोग चौकस रहें। और अब सत्ता में हथियारों वाली तीसरी कुंजी, जिसका केंद्र है सुखोई 30 MKI और K9 हॉवित्जर तोप। रक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 20,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है, जिसमें दुश्मन के लिए तनाव ही तनाव है। एयरफोर्स की सत्ता को और मजबूत करने के लिए सुखोई 30 MKI पर बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत 12 और सुखोई लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। इस फाइटर जेट में करीब 62% हिस्सा स्वदेशी होगा और 13,500 करोड़ की लागत से इन 12 सुखोई को बनाया जाएगा। इसके अलावा इस डील में इंडियन आर्मी के लिए भी एक शुभ समाचार है, क्योंकि 100 K9 हॉवित्जर तोप बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। यानी भारतीय सेना का शस्त्रागार कुछ और नए और खतरनाक हथियारों से भरने वाला है। सत्ता में अब राजस्थान के एक ऐसे विधायक की बात जो काफी चर्चा में रहते हैं, और इस चर्चा का कारण उनका चेकिंग अभियान होता है। इनका नाम बाल मुकुंद आचार्य है। ये हवा महल से विधायक हैं। इन्हें दूसरों की ID और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र चेक करने में काफी आनंद आता है। पहले भी कई बार इनकी चेकिंग के चर्चे होते रहे हैं। आज फिर विधायक जी सुबह सुबह चेकिंग पर निकल गए। बाल मुकुंद आचार्य आज सुबह 4 दरवाजा इलाके में पहुंचे और मुस्लिम बस्तियों में चले गए। लोगों से पहचान पत्र मांगने लगे। इस बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों को अपशब्द कहे। उन पर यह भी आरोप लगे कि वो बिना महिला पुलिस कर्मियों के महिलाओं से पूछताछ कर रहे थे। स्थानीय कांग्रेस पार्षद के पिता के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।